पेज नंबर 167 बताओ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल आ रहे हैं। पेज नंबर 167 तक आए थे कल, एक नजर रिवाइज कर लेंगे। पेज नंबर 167 क्या बात हो रही थी देख लें। ये समझ आ गया था कल तक? ईपीएस का फॉर्मूला क्या था? पेज नंबर 165 पे है। नहीं, थोड़ा सा उसका आप डिटेल वर्ड्स के साथ याद रखें। वो अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स को आगे एक्सप्लेन किया हुआ पेज नंबर 165 दरमियान से ऊपर। नेट प्रॉफिट या लॉस, आगे बोले वर्ड्स। attributable to ordinary shareholders during the period। नहीं, कल तक जो बात हुई है कि नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स तक आने के लिए क्या तरीका है? पेज नंबर 167 पे स्टार्ट कहाँ से लेना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू करना। प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स से शुरू करना। ये फिगर कहाँ से मिलेगी हमें? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिलेगी। फिर इसमें से क्या माइनस हो सकता है? इरेडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो सकता है। अगर इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नॉन कम्युलेटिव है तो कब माइनस होंगे? अगर नॉन कम्युलेटिव है तो तब माइनस होंगे जब उसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो। और अगर कम्युलेटिव है तो माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेयर हुआ या नहीं। व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स माइनस इरेडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के फिर वो कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव। ठीक है। देन इसकी फिर एक बेस है पेज 165 पर है। नेट प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की तो बात कल हो गई है। अब बेस में क्या आना? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आना, लेकिन पूरे वर्ड्स बोल के जरा बताएं क्या लिखते हो। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स लेने, लेकिन साथ एक वर्ड लिखा हुआ वेटेड एवरेज। अब इसको समझने के लिए जरा पेज नंबर 168 पे आ जाए। आज अब जो डिस्कशन है वो किस बेस पे है? कल तक बात ये हो गई है कि नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स कैसे आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस इरेडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव का डिसीजन लेंगे। अब आइए डिस्कस करेंगे कि बेस में शेयर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो इसको समझने के लिए पेज नंबर 168 पे जी इकट्ठे हैं सर जी ऑनलाइन शुरू करें। अब हेडिंग बड़ा ढूंढिएगा बेसिक नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस की भी दो टाइप्स थी कल पढ़ी हुई, एक बेसिक है डाइल्यूटेड है, लेकिन अभी डाइल्यूटेड का हमें पता नहीं है, इसलिए जो भी है ईपीएस वो बेसिक ही है। तो बेसिक से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक सेकंड बोर्ड पे देखो, बेस में अब हमने शेयर्स लिखने हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स लिखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल ब्रॉट डाउन ऑर्डिनरी शेयर्स हो 10,000, अपने जेन में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाइएगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कॉलम्स बोलना, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम वगैरह 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 वगैरह।
इसमें शेयर कैपिटल के कॉलम में आ रहा है। शेयर कैपिटल के कॉलम में शेयर्स नहीं लिखे होते। शेयर कैपिटल मीन शेयर्स की अमाउंट लिखी होती है और अमाउंट नॉमिनल वैल्यू लिखी होती है। नॉमिनल वैल्यू लिखी होती है, मार्केट वैल्यू लिखी होती है। अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होगी तो वो प्रीमियम में होगी, कम होगी तो डिस्काउंट में होगी। शेयर कैपिटल के कॉलम में शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू से ही क्रेडिट होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो शेयर कैपिटल का कॉलम है उसमें अमाउंट आ रही है, लेकिन यहाँ हमें अमाउंट से कंसर्न नहीं है, हमें शेयर्स चाहिए। तो अगर अमाउंट हो तो हम शेयर्स की तरफ आ सकते हैं, डिवाइड बाय 10 कर, नॉमिनल वैल्यू जो भी अगर 10 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। नॉमिनल वैल्यू से आप डिवाइड करके अमाउंट को शेयर्स तक आ जाएंगे। तो मेरी इसका जो डिस्कशन है, अब मैंने ये शेयर कैपिटल का कॉलम नहीं बनाया, मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स के नंबर का कॉलम बनाया। मतलब ये 10,000 अमाउंट है या शेयर्स है? अब ये शेयर्स पे बहस है, और अगर अमाउंट होगी तो हम शेयर्स बना लिया करेंगे। हमें बेस में क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि एक शेयर के बदले कितनी अर्निंग हुई है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो मैंने ऊपर कॉलम में हेडिंग लिखी है ऑर्डिनरी शेयर्स, अमाउंट नहीं लिख रहा है। तो लेट्स से हम साल के शुरू में 10,000 शेयर इशू हुए हुए थे। अब ठीक है, ठीक है सर। अब लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कोई और शेयर आपने इशू नहीं किया, तो ओपनिंग शेयर्स अगर 10,000 थे और ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर इशू नहीं हुआ, तो क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने होंगे? 10,000। ऐसे ही होगा ना? क्या शेयर इशू भी हो सकता है? लेकिन लेट्स अज्यूम शेयर्स इशू अगर नहीं हुए, तो जो ओपनिंग शेयर्स है वही क्लोजिंग शेयर्स भी हैं। तो क्या ये 10,000 शेयर्स पूरे 12 महीने एज इट इज आउटस्टैंडिंग रहे? इन शेयर्स का वेट क्या पूरे 12 महीने का? सॉरी, पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने एज इट इज रहे। तो इस केस में वेटेड एवरेज वर्ड आ रहा है बीच में, तो वेटेड एवरेज को मैंने इधर एक्सप्लेन करना। तो इस केस में वेटेड एवरेज सिंपली मींस ये 10,000 शेयर्स पूरे 12 महीने एज इट इज रहे, तो बेस में 10,000 शेयर्स आते हैं, उनका वजन 12 महीने एज इट इज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल, लेट्स अज्यूम 1 जनवरी स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 अप्रैल अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2020 पे, 1 अप्रैल 2021 पे फर्दर शेयर्स इशू हुए। 20 बताएंगे इशू ऑफ शेयर्स? करने हिम्मत कर दें सर। सपोज 5,000 शेयर्स इशू हुए। वंस अगेन जो एंट्री आपने बताई है अमाउंट से हो, कैश, डेबिट, शेयर, कैपिटल, क्रेडिट, लेकिन वो जो अमाउंट होगी मैंने उसके शेयर्स बना लिए। तो सपोज 5,000 शेयर्स इशू हुए 1 अप्रैल को। अब इसके अलावा भी शेयर्स और इशू हो सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन सपोज अगर यही शेयर इशुएंस है तब क्लोजिंग बैलेंस बताएं 15,000। ऐसे ही होगा नहीं? ओपनिंग 10,000 है, 5,000 और इशू हुए, तो टोटल क्लोजिंग बैलेंस 15,000 हो गया। अब बताएं ड्यूरिंग द ईयर कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे? क्या पूरे साल 10,000 शेयर्स रहे, पूरे साल 5,000 शेयर्स रहे, या पूरे साल 15,000 शेयर्स रहे? अब चेंज हो गया। अब आपने सही एक आंसर दिया कि जिन लोगों ने दिया, क्या 10,000 शेयर्स तो पूरा साल ही आउटस्टैंडिंग है? 10 ओपनिंग थे वो तो एज इट इज रहे, लेकिन ये जो 5,000 शेयर्स हैं ये 9 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है। कहां से कहां तक? अप्रैल से लेके दिसंबर तक। अब इशू ये है कि जो 10,000 शेयर्स थे जो पहले से इशू हुए हैं, उनका जो कैश था वो तो हमारे पास पूरा साल अवेलेबल रहा होगा, उस कैश ने पूरा साल प्रॉफिट कमाने में हेल्प की होगी, ऐसे ही है सर। लेकिन ये जो 5,000 शेयर इशू है 1 अप्रैल को, इनके पैसे आए हैं हमारे पास 1 अप्रैल को, और देयरफॉर इन पैसों ने प्रॉफिट कमाने में 9 मंथ्स हिस्सा लिया होगा। ठीक है सर। तब इस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा बेस में, प्रॉफिट से डिवाइड करना ना, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो बेस में 10,000 शेयर से पूरे आने चाहिए, पूरा 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहे। लेकिन जो 5,000 शेयर्स हैं इनका वेटेड एवरेज फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? कैलकुलेटर पकड़ो। 10,000, कौन सा 10,000? ब्रॉड डाउन वाला
ये समझ आता पूरे साल ही रहे हैं शेयर्स, तो अगर पूरे साल में तो मल्टीप्लाइड बाय 12/12 और डेफिनेट 12/12 करने की फिर जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन प्लस 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 5000 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, तो दोनों का सॉल्व करके आंसर बताएं। 13,750 क्या है? 13,750 10,000 क्या है? इधर 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 कॉलम में देखो जरा, 10,000 क्या है? ब्रॉड डाउन शेयर्स। 15,000 क्या है? कैरी डाउन शेयर्स। 5,000 क्या है? इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। 13,750 है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये जो 5,000 शेयर्स है इनका वेट 5,000 शेयर्स के बराबर नहीं है। ये 5,000 शेयर्स अगर फर्स्ट अप्रैल को इशू हुए हैं तो इनका वेट अगर अलग वर्किंग करें, जरा दोबारा लिखो 5,000 इंटू 9/12 करें। 5,000 शेयर्स क्योंकि 9 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है इसलिए 3750 वेटेड एवरेज शेयर्स के बराबर है। ठीक है सर, इस तरह का काम कल आपने घर में भी किए, बोरिंग कॉस्ट में किए सर? कल सर कल ही किया है सर। वेटेड एवरेज जिस तरह हम बनाते थे उसे टाइम बेसिस पे अगर शेयर्स लेस देन 1 ईयर आउटस्टैंडिंग है तो अकॉर्डिंगली फिर वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स अगर ओपनिंग शेयर्स क्लोजिंग शेयर्स एज इट इज बराबर है तो फिर वही जो क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है यही वेटेड एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर इशू है तो असल में इशू क्या है वो मैंने पहले ही बताया, दोबारा सुन रहा। ये जो 5,000 शेयर्स हैं इनका कैश आया कब है? 1 अप्रैल को। तो इस कैश ने सिर्फ 9 मंथ्स प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया होगा, तो फिर इट बिकम्स इलॉजिकल कि हम बेस में पूरे 5,000 शेयर्स लिख दें उसी तरह जिस तरह 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर्स ने तो पूरा साल प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया होगा 10,000 शेयर्स के पैसों ने, 10,000 शेयर्स के रिसोर्सेज ने। लेकिन 5,000 जो शेयर्स हैं इनके पैसों ने इस साल पार्टिसिपेट किया होगा प्रॉफिट कमाने में 9 मंथ्स, तो अकॉर्डिंगली फिर शेयर्स को भी 9 मंथ्स के एंगल से वेट होना चाहिए। तो वेटेड का मसला समझ आ गया सर? समझ आ गया सर? तो व्हाट इज द फार्मूला क्या था वैसे? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स था। तो अब इस केस में ईपीएस की वर्किंग जब हम करेंगे तो 10,000 या 15,000 लेने की बजाय 13,750 की बेस पे वर्किंग करें। क्लियर हो गया प्लीज? यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं ये अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जरा थोड़ा सा पहले पढ़ लें फिर जहाँ लिखना होगा मैं बताता हूँ। अब पेन हाथ में रखना, कुछ मैंने बातें कर दी हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीजें बीच में ऐड करते हैं। कौन सी हेडिंग में इस वक्त हम जो हमें स्टूडेंट्स आते हैं? In the event that there was no movement of shares during the year, that is the balance of shares at the beginning of the year equals the balance of share at the end of the year. So suppose 10,000 जिस तरह मैंने अभी बात की थी, then the denominator means जो नीचे base है in earnings per share calculation is simply 10,000 shares. Okay, if however there is a movement in number of shares, then the number of shares to be used for calculation will need to be adjusted or weighted का नहीं adjusted का। The movement could result into, अब ये जरा सेंटेंस अंडरलाइन करें, movement could result into an increase or decrease in the number of shares। मैंने अभी आपके सामने 5,000 शेयर्स की क्या एग्जांपल ली है कि फर्दर शेयर्स इशू हुए हैं और देयरफॉर इंक्रीज आया है, लेकिन 3 रीजंस नीचे इंक्रीज की लिखी हुई है और 2 रीजंस नीचे डिक्रीज की लिखी हुई है। मतलब इसका ये है फुल अब कंसंट्रेट करना है, ड्यूरिंग द ईयर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज भी हो सकते हैं और ड्यूरिंग द ईयर नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। इसमें आपने 2-3 बातें पहले पढ़ी हुई हैं और 2-3 बातें फिर एक्स्ट्रा भी आनी है, वो हम एक एक करके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग ढूंढे, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स कुड कम इन द फॉर्म ऑफ। इंक्रीज की 3 रीजंस लिखी हुई हैं। किस में इंक्रीज है? आज सारी जो बहस है ना वो शेयर्स पे, प्रॉफिट पे कल बहस होगी है, आज शेयर्स पे इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह मिक्स करके बात करेंगे। तो शेयर्स इंक्रीज होने की रीजंस और उसके बाद 2 रीजंस नीचे शेयर्स में डिक्रीज की भी लिखेंगे। हाँ जस्ट पहले नाम पढ़ लें। इंक्रीज की पहली वजह इश्यू फॉर वैल्यू। इश्यू फॉर वैल्यू का मतलब ब्रैकेट में है शेयर्स इशूड एट देयर मार्केट प्राइस। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? शेयर कैपिटल डेबिट होगा क्रेडिट होगा? कैश डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होकर बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ शेयर उसकी वजह से इंक्रीज होता है। तो पहली रीजन जो इश्यू फॉर वैल्यू लिखा हुआ है, इश्यू फॉर वैल्यू का मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स एट
फुल मार्केट वैल्यू, प्राइस, पैसों के बदले शेयर्स इशू किए। नंबर 2 पढ़ा, इशू फॉर नो वैल्यू का मतलब शेयर्स इशू तो कर दिए लेकिन पैसे नहीं लिए, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ तो गए लेकिन पैसे नहीं लिए। ब्रैकेट में जाए, एक चीज आपको पता है, दूसरी बात अभी आपको नहीं पता, वो मैंने फिर बाद में बतानी है। बोनस शेयर वर्ड सुना है कभी? ये सारी वही रिवीजन आनी पुरानी, बड़ी अच्छी पुरानी रिवीजन भी आ रही है साथ। बोनस शेयर्स की एंट्री बताने की कोशिश करें, बोनस शेयर्स की एंट्री बताने की कोशिश करें। बोनस डेबिट, शेयर क्रेडिट, वर्ड सही करें, डिविडेंड डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। पैसे नहीं आए लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो गया। शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, क्या शेयर्स में इंक्रीज आ जाएगा? लेकिन पैसे नहीं आएंगे, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ? इशू फॉर नो वैल्यू। शेयर इशू तो हुए हैं लेकिन वैल्यू मींस पैसे नहीं लिए। लेकिन ब्रैकेट में एक और वर्ड अंडरलाइन करें, शेयर स्प्लिट। ये क्या होता है फिर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो व्हाट आर टू एग्जांपल्स ऑफ इशू फॉर नो वैल्यू? बोनस शेयर एंड शेयर स्प्लिट। पहले सिर्फ वर्ड्स अगर आप बोल दें। नंबर 3, कॉम्बिनेशन इशू। ये वर्ड्स आपने नहीं सुने पहले, लेकिन जब बात पूरी होगी तो शायद आपको याद आए। ब्रैकेट पढ़, शेयर्स इशूड एट less than market value. This share issue is also called as right shares. Right shares word underline करें, ढूंढ करें। Right shares और bonus shares में कोई फर्क है? इनमें कुछ सिमिलैरिटी है? बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में कोई सिमिलैरिटी है? हाँ जी, सिमिलैरिटी ये है कि ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। अगर पैसे ना लिए जाए तो बोनस शेयर्स हैं, और अगर पैसे लेके शेयर्स इशू किए जाए राइट शेयर्स हैं। लेकिन समटाइम्स राइट शेयर्स इशू करते हुए जो पैसे शेयर होल्डर से लिए जाते हैं वो पूरी मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं लिए जाते। तो अब इसका नाम क्या रखा हुआ है? जरा थर्ड, कॉम्बिनेशन का मतलब है कुछ पैसे लिए भी गए हैं और कुछ नहीं भी लिए गए। लेस देन मार्केट वैल्यू लिए गए हैं, पैसे लिए भी गए हैं लेकिन थोड़े लिए गए हैं, इसलिए कुछ कुछ फॉर वैल्यू भी है, फॉर नो वैल्यू भी है। बाकी मैं फिर वर्किंग से समझाता हूँ फर्दर। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या क्या कंबाइन हुआ हुआ? पैसे लिए भी जा रहे हैं लेकिन अगर मार्केट वैल्यू से लेस लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। वो कैसे कैलकुलेट होता है, अलग अलग करना पड़ता है, तो फिर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन इशू? राइट शेयर्स नहीं, मतलब राइट शेयर्स। व्हाट इज द एग्जांपल? बाकी वो मैं फिर इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं फिर इसके साथ। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स? शेयर्स इशू कर दिए मार्केट वैल्यू पे, उसको क्या बोला जा रहा है यहाँ? अच्छा, पहले और तीसरे में क्या फर्क है? हाँ जी, वो पूरी मार्केट वैल्यू पे इशू किए और राइट शेयर्स जो है वो लेस देन मार्केट वैल्यू पे इशू। अगर फॉर एग्जांपल राइट शेयर्स भी पूरी मार्केट वैल्यू पे ही इशू किए जाए तो फिर ये वन टाइप की चीज हो जाएगी। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको बताएगा कि राइट शेयर्स इशू करते हुए पूरी मार्केट वैल्यू नहीं ली गई है, तो फिर वो अलग कैटेगरी बन जाएगी कॉम्बिनेशन इशू की। तो देयर आर 3 रीजंस इन योर सिलेबस जिसकी वजह से शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने की पहली वजह, पूरी मार्केट वैल्यू पे शेयर्स इशू कर दिए। नंबर 2, दूसरी वजह, इशू फॉर नो वैल्यू। नो वैल्यू का मतलब या बोनस शेयर्स दे दिए या शेयर स्प्लिट हो गया। एंड नंबर 3, राइट शेयर्स इशू हो गए। इसमें मेरा ख्याल है कि शेयर स्प्लिट के अलावा कुछ ना कुछ आपका पहले आइडिया है। नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स कम भी हो जाते हैं लेकिन ये चीजें आपको पहले नहीं पता है, ये इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीजंस के नाम पढ़ना। शेयर बाय बैक एक वर्ड होता है, शेयर बाय बैक या रीपरचेज ऑफ शेयर्स। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या हो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसे लिखा हुआ ब्रैकेट में फॉर वैल्यू रिडक्शन। मेरी तरफ जरा देख के एंट्री बोलना है अगर शेयर्स इशू हो। समटाइम्स वो किन सिचुएशंस में मैं बाद में बताता हूँ। समटाइम्स कंपनी अपने ये इशूड शेयर्स शेयर होल्डर से वापस खरीद लेती है, उसकी फिर एंट्री क्या बनेगी? उलट हो जाएगी, उलट हो जाएगी। कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करेगी और शेयर कैपिटल के शेयर्स वापस ले लेगी। तो शेयर इश्यूएंस की एंट्री क्या? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। उलट कर दें एंट्री को, शेयर कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। शेयर कैपिटल डेबिट होने का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, और कैश जाने का मतलब ये है कि ये शेयर्स में रिडक्शन है पैसों के बदले। तो ब्रैकेट में जरा जाए, फॉर वैल्यू रिडक्शन है, फॉर वैल्यू इंक्रीज है, ये फॉर वैल्यू रिडक्शन है। क्या मतलब रिडक्शन? शेयर्स में कमी हो रही है लेकिन पैसे दे के। ठीक है, फिर ये किस सिचुएशन में होता है, फिर जब आते हैं मैं आगे बताता हूँ। एक एंट्री लिखना जरा था,
एंट्री तो समझ आ गई ना? कौन किससे शेयर्स वापस ले रहा है? कंपनी शेयर होल्डर से शेयर्स वापस ले रही है, इसे बाय बैक बोला जा रहा है। बाय बैक का मतलब कौन वापस? कंपनी रीपरचेज या शेयर्स बाय बैक शेयर होल्डर से खरीद रही है, तो डबल एंट्री इसकी बन जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट एंड कैश। क्या नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कम हो जाएंगे यार, कमाल है। अगर हिस्सा कर रहे हैं तो फिर उलट में तो कम हो जाएंगे। शेयर इशू करने से नंबर ऑफ शेयर्स कम नहीं हो जाएंगे? ये कहीं हम वहीं तो नहीं खड़े, ये सफे कम नहीं हो रहे सर। इशूड शेयर्स अगर 10,000 शेयर पहले इशू थे, 5,000 शेयर और इशू कर दिए तो 15,000 हो जाएंगे। और अगर 15,000 में से 2,000 शेयर इशूड वापस ले लिए हैं तो 17,000 हो जाएंगे, 13,000 रह जाएंगे। जी दूसरी रीजन डिक्रीज की लिखी हुई शेयर कंसोलिडेशन, ये नई चीज है, ये पर अभी आगे बात करते हैं। इसके साथ ब्रैकेट में लिखा नो वैल्यू रिडक्शन होता है, ये क्या है ये अभी फिगर्स के साथ ही समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो 5 चीजें आई हैं, इसमें 3 इंक्रीज की रीजन है और 2 डिक्रीज की हैं। मेरी रिक्वेस्ट पे जरा काइंडली जस्ट नाम जरा दोबारा बोलना जरा। अब हम एक एक करके इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग मिल गई नंबर 1 आपको, इशू फॉर वैल्यू। इंक्रीज से शुरू कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज और उसकी पहली वजह क्या थी? इशू फॉर वैल्यू। और ब्रैकेट में इशू फॉर वैल्यू का मतलब शेयर्स इशूड एट फुल मार्केट वैल्यू। और इसकी शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे हमने बात भी कर दी थी, तो एक डाटा जरा पढ़ना उसको अप्लाई करते हैं। प्लीज कंसंट्रेशन का काम है, कोई इशू नहीं है। इशू फॉर वैल्यू, शेयर इशू किए जा रहे हैं और पूरी मार्केट वैल्यू ली जा रही है। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। एक एग्जांपल देखें। ऑन 1st January 2020 a company had 5 million ordinary shares in issue. On 1st April 2020 1 million new shares were issued. On 1st July 2020 an extra 1 million shares came into existence, and on 1st November 2020 500,000 more shares were issued. Next sentence underline करें, assume all issues were at full market value. जी सर, फर्स्ट लाइन पे वापस है। 5 मिलियन शेयर्स किस दिन थे? क्या इसका वेट 12/12 भी है? फिर 1st अप्रैल पे शेयर्स इशू हुए, इसका वेट ड्यूरिंग द ईयर 31st दिसंबर सपोज ईयर एंड है, तो कितने मंथ्स होगा? फिर 1st जुलाई 2020 कितने मंथ्स होगा? 1st नवंबर कितने मंथ्स होगा? आए छोटी सी वर्किंग करवाएंगे। 1st जनवरी वाले दिन कितने शेयर्स थे? 5 मिलियन शेयर्स थे। 1st अप्रैल को कितने शेयर्स और इशू हुए? 1 मिलियन। 1st जुलाई को कितने शेयर्स इशू हुए? फिर 1 मिलियन। एंड 1st नवंबर पे 500,000। कैलकुलेटर प्रोग्राम बताएं क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 5 + 1 + 1 नहीं दिल मानता। जी सर कितने हो गए सर? 75 लाख हो गए। सिंपल कैलकुलेशन। ब्रॉट डाउन कितने शेयर्स? 5 मिलियन थे और कैरी डाउन कितने हैं? 7.5 मिलियन। अब वेटेड एवरेज कितने हैं? ये कैसे कैलकुलेट करें? 5 मिलियन का वेट कितने महीनों का? 12/12। 1 मिलियन का वेट 9/12। दूसरे 1 मिलियन का वेट एंड 5 लाख का वेट। ये से क्यों कर रहे हैं? वेट क्यों कर रहे हैं? नहीं मतलब असल कॉन्सेप्ट वही है, वो ध्यान में रखिएगा। जो 5 मिलियन शेयर्स हैं उनके पैसे पूरा 12 महीने प्रॉफिट कमाने के लिए अवेलेबल रहे, लेकिन जब 1 मिलियन शेयर्स के बाद आए उनके पैसे सिर्फ 9 मंथ्स। उसके बाद जो 1 मिलियन शेयर्स आए उसके पैसे 6 महीने, और जो नवंबर को पैसे आए शेयर्स के अगेंस्ट वो सिर्फ 2 महीने पार्टिसिपेट कर सके हैं प्रॉफिट में। तो अकॉर्डिंगली फिर बेस में भी शेयर्स को एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है,
बाकी आप भी आपके सामने फिगर्स तो लिखी हुई, मुझे जरा वर्किंग करवा दो। 5 मिलियन मल्टीप्लाई 12 बाय 12, इसका वेट तो उतना ही हो जाएगा। 9 बाय 12 करेंगे अगर तो 750,000 हो जाएगा। सॉल्व करते रहना करेंगे। 6 बाय 12 करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा, और 2 बाय 12 करेंगे तो 83,000, 333 हो जाएगा। इन तीनों को सम करते हैं, चारों को सॉल्व। जी सर। 6,333,333 का नाम क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया था। अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इक्विटी जहन में लाया। अच्छा, चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए, ध्यान से जरा सोचिएगा। इक्विटी में कितने शेयर्स की अमाउंट आएगी? नो 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 7.5 मिलियन शेयर्स की अमाउंट आएगी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू, ये फिगर आएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंसेस आने हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी इसी तरह मूवमेंट होगी अमाउंट्स के साथ। लेकिन ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए अर्निंग्स की बेस में क्या आना है? 6.3333 मिलियन। तो ये जो वर्किंग है ये सिर्फ किस जगह हो रही है? ईपीएस की वर्किंग के लिए हो रही है, बेस में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वेटेड एवरेज आना है, ओपनिंग आना है, क्लोजिंग आना है। वहां क्लोजिंग आना है। क्लोजिंग कितने शेयर्स है, और शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 फॉर एग्जांपल अगर नॉमिनल वैल्यू है तो ये शेयर कैपिटल की अमाउंट ने जो क्लोजिंग बैलेंस है इसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है। वेटेड एवरेज ने सिर्फ किधर आना है? ईपीएस की कैलकुलेशन में। ठीक है, अब ये चीजें गलत तरफ ना कहीं चली जाए। पेज 169 पे एक और एग्जांपल करवाना है, बल्कि खुद से कीजिएगा, मुझसे सिर्फ डाटा पढ़ना है। कंपनी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। 1 जनवरी पे 9 मिलियन शेयर्स थे। 1 मई को 12 लाख शेयर्स और इशू हुए। 1 अक्टूबर को 18 लाख इशू हुए शेयर्स। सारे शेयर्स फिलहाल मार्केट वैल्यू पे इशू हो रहे हैं। टोटल अर्निंग्स हैं 36.9 मिलियन। किस साल में हम हैं? साल बताएं। 13। आपने क्या करना है? तो 13 की ईपीएस कैलकुलेट करनी है। ईपीएस का फॉर्मूला बोलने की कोशिश करें। अर्निंग्स की अमाउंट बताएं। 36.9 मिलियन। अगर ये अर्निंग्स लिखा हुआ है और हमें और कोई प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह डिविडेंड का पता नहीं है तो सिंपली यही अर्निंग्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे लिए अर्निंग्स की फिगर बन गई। बेस में क्या लिखना है? वेटेड एवरेज कैलकुलेट करें, जरा खुद से कहीं वर्किंग करें। ये मंथ्स प्लीज आने हैं, इसे काउंट करना कंपलसरी है। जी, मई के भले के कितने महीने बंद काउंट कीजिएगा प्लीज, मई शामिल होना है। और अक्टूबर तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बने 9 मिलियन, 8 लाख 4,50,000। टोटल 10.25 मिलियन शेयर्स। Name it 10250000. Weighted average number of shares. Okay, please, months clear है? 8 months, 3 months. जी, बेस में क्या लिखूं? वेटेड एवरेज, क्लोजिंग या ओपनिंग? वेटेड एवरेज। आंसर बता। व्हाट इज 3.6? अर्निंग पर शेयर का मतलब हर शेयर पे 3.6 रुपीस प्रॉफिट कमाया गया है। ये कंप्लीट करें अपने हाथ से।
ईपीएस की वर्किंग लिख रहा है अपना, इधर जगह है स्टेट इधर लिखा। जी नोट कर ली ये वाले इसमें साथ में। ये पेज के मिड में आ जाए 169 पेज के मिड में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ, इसको नोट तो नहीं कर रहा। पेज नंबर 168 पे से वापस है। इस वक्त किस चीज पे डिस्कशन हो रही है? नहीं नहीं सर, इस वक्त बात हो रही है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स पे। इस वक्त बल्कि कहना चाहिए बात हो रही है नंबर ऑफ शेयर्स पे, और नंबर ऑफ शेयर्स में इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहली कौन सी चीज पढ़ ली है? इश्यू फॉर वैल्यू का क्या किया जाता है? टाइम वेट किया जाता है। अब दूसरी हेडिंग वहां क्या थी? इश्यू फॉर नो वैल्यू। उसको समझने के लिए पेज नंबर 169 का। अब सबको पता है इस वक्त कहाँ है? अभी भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, लेकिन अब इंक्रीज किसकी वजह से डिस्कस होने लगी है? शेयर्स इश्यू तो हो रहे हैं लेकिन पैसे नहीं ले रहे। उसकी ब्रैकेट में जाए वही दो एग्जांपल्स कौन कौन से लिखी हुई है? बोनस शेयर्स भी लिखा हुआ है और शेयर सेपरेट भी लिखा हुआ है। अभी शेयर सेपरेट का हमें आइडिया नहीं है, पहले हम बोनस शेयर्स की बेस पे ही चंद बातें जरा कर लेते हैं। एक सेकंड काइंडली जरा बोर्ड पे देखो। फुल कंसंट्रेट करना, एक छोटा सा डिसीजन आपने खुद ही लेना है। ठीक है सर, सपोज 1 जनवरी 2020 पे ब्रॉट डाउन नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। लेट्स अज्यूम ऑन 1 जून 2020 शेयर्स इश्यू तो हुए, लेकिन इश्यू फॉर नो वैल्यू में बोनस शेयर्स इशू हुए। बोनस शेयर्स की एंट्री बताएं। इसे फॉर नो वैल्यू को कहा जा रहा है, इशू फॉर नो वैल्यू को कहा जा रहा है। शेयर्स तो इशू हुए लेकिन पैसे नहीं लिए। लेट्स से 5,000 शेयर्स इशू कर दिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को 5,000 शेयर्स इशू कर दिए, और उनसे पैसे नहीं लिए। क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स ईयर एंड पे हो गए, लेट्स से बाकी और कुछ नहीं है, 15,000। पहले हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे इशू फॉर वैल्यू, इशू फॉर नो वैल्यू, फिर इंशाल्लाह इसको मिक्स करके भी बात करते हैं कि अगर इशू फॉर वैल्यू भी हो फॉर नो वैल्यू भी हो तो कैसे वर्किंग हो। यहाँ तक मेरी किसी बात में कंफ्यूजन? ब्रॉट डाउन शेयर्स 10,000 है, इंक्रीज आया है शेयर्स में, लेकिन किस वजह से आया? बोनस शेयर्स की वजह से आया है। बोनस शेयर्स को फॉर नो वैल्यू क्यों कहा गया? शेयर्स में इजाफा तो हुआ है, इशू तो हुआ है, शेयर्स में इजाफा तो हुआ है, लेकिन पैसे नहीं आए, और नंबर ऑफ शेयर्स क्लोजिंग हो गए 15,000। अब ये आपके सामने जो मैंने डाटा रखा है, ये 31 दिसंबर 2020 पर का एंड आ गया, मींस 2020 के ईयर के एंगल से मैंने बात की है। अब 2020 की ईपीएस की वर्किंग जहन में रहे। जिस साल की मैंने आपके सामने मूवमेंट लिखी है, ईपीएस की वर्किंग करनी हो तो सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? नहीं, अर्निंग्स, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो लेट्स अज्यूम 1,50,000 अर्निंग्स है। अर्निंग्स 1,50,000 का मतलब ये है कि यकीनन मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया होगा,
और अगर उसमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, तो कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव का सोच के मैंने वर्किंग करनी। तो व्हाट इज 1,50,000 फाइनली नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ठीक है सर। अब आने जरा बेस पे। अभी तक जो भी आपको पता ईपीएस के एंगल से, आप बताएंगे बेस में क्या होना चाहिए? बेस में अब शेयर्स होंगे, ये तो पता नहीं है। बताएं 10,000 लिखूं, 5,000 लिखूं, 15,000 लिखूं? 10,000 पूरा लिखूं? 10,000 पूरा लिखूं सर? और 5,000 का क्या करूं? 5,000 का क्या करूं? 6/12 क्यों करूं? गिन तो सही, महीने तो सही गिन ले। मैं कर लेता हूं जो आप कहते हैं, लेकिन महीने तो सही गिन ले। मैंने यकम जून लिखा है, क्या काउंट करना अलाउड था यार? प्लीज यार, काउंट करना तो अलाउड। नहीं नहीं, एक मिनट पड़ा। नहीं, आपने बेहतरीन बात की है, मैंने भी वही करनी है, लेकिन जो अभी तक बात आपको पता है वो बच्चों का ख्याल ये है कि 10,000 लिया जाए, 10,000 लिया जाए सर, 12/12 किया जाए, और 5,000 को क्या किया जाए? 7/12 किया जाए, 7/12 किया जाए। 7 कैसे बना दिया मैंने? गिन के मैंने बना दिया, गिन के मैंने बना दिया। कहां से गिने मैंने? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7/12। अभी तक हमें ये पता। और ठीक है सर, तो ये क्या हो गया? ये वेटेड हो गया। लेकिन भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया, ये 5,000 शेयर्स में इजाफा हुआ है, ये किन शेयर्स में इजाफा, किन शेयर्स की वजह से इजाफा हुआ? बोनस शेयर्स की। अब बोनस शेयर्स में पैसे तो आए नहीं। अगर पैसे नहीं आए तो क्या इन शेयर्स के पैसों ने 7 महीने प्रॉफिट कमाने में को पार्टिसिपेट किए? तो बहस ही गलत है। व्हाट इज अ डबल एंट्री ऑफ बोनस शेयर्स प्लीज? तो थोड़ी देर पहले तो हम वेट कर रहे थे, टाइम वेट, उसमें कोई मसला क्यों नहीं था? फुल मार्केट वैल्यू पे इशू हुए थे, पैसे अवेलेबल थे, जिन्होंने प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया होगा। अब यहाँ तो इन शेयर्स के अगेंस्ट पैसे आए नहीं, तो ये कहना कि इन शेयर्स के पैसों ने प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया होगा, ये तो बहस ही गलत है। क्या इन शेयर्स के आने से फुल कंसंट्रेट, क्या इन शेयर्स के आने से बिजनेस के कैश रिसोर्सेज में इजाफा हुआ? क्या इन शेयर्स के इशू हो जाने से ये एक्सपेक्टेड होगा कि अब बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा? वो क्यों? शेयर्स बढ़ गए लेकिन कैश तो नहीं आया। तो क्या इसे भी टाइम वेट होना चाहिए? टाइम वेट क्यों हो रहा था? जितने महीने पैसों ने, शेयर्स के पैसों ने प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया है, उसी के मुताबिक बेस में शेयर्स आना चाहिए। तो अगर शेयर्स मार्केट वैल्यू पे इशू हो तो टाइम बेसिस पे वेट किए जाते हैं, लेकिन अगर वो नो वैल्यू हो तो टाइम वेट करने की कोई सेंस बनती ही नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल मैं जरा डेट बदलता हूँ। लेट्स से 1 जनवरी को शेयर्स इशू हुए, साल के पहले दिन ही हमने बोनस शेयर इशू कर दिए, तो क्या अब इन 5,000 शेयर्स का वेट 12/12 होना चाहिए? अब क्या 1 जनवरी पे अगर बोनस शेयर्स इशू हुए तो इनके पैसों ने पूरा साल हिस्सा लिए? ऐसे आए ही नहीं। चाहे शुरू में शेयर इशू करें, मिड में करें, एक और देखें, लेट्स से हम साल के एंड में करें, साल के एंड में बोनस शेयर इशू हुआ, अब इन पैसों ने, अब इन शेयर्स के पैसों ने कितना अर्सा हिस्सा लिया? पैसे आए ही नहीं। अब ये क्या है, पैसों ने आखिरी दिन आने की वजह से हिस्सा नहीं लिया? व्हाट इज द स्टोरी? व्हाट इज द स्टोरी? शेयर्स इशू हो रहे हैं लेकिन कैश नहीं आ रहा। अब इस केस में सिचुएशन क्या है कि शेयर्स इशू तो हो गए, लेकिन इन शेयर्स के इशू होने से कैश रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया। देयरफॉर ये कहना कि इनके कैश रिसोर्सेज ने बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा लिया, ये बहस ही गलत है। तो अब होना क्या था? इसको समझने के लिए एक बात और ध्यान में रखें, ये जो ईपीएस होती है ये इटसेल्फ मीनिंगलेस है जब तक इसका कंपैरिजन ना हो। किससे या किससे? सेम कंपनी की ईपीएस का पिछले सालों से, या इस कंपनी की ईपीएस का दूसरी किसी कंपनी से। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूं कि ईपीएस हमारी यही है 15 रुपए पर शेयर, बताइए कैसी है? या किससे कंपेयर करके पता चलेगा, या किससे? या पिछले साल से कंपेयर किया जाएगा?
या किसी कंपेरेबल कंपनी से कंपेयर किया जाए, फिर पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसी है, वरना आइसोलेशन में ये फिगर मीनिंगलेस है। अब एक सेकंड इसी एग्जांपल में पिछले साल में आया, पिछले साल की पीएस, लेट्स अज्यूम पिछले साल का प्रॉफिट भी सपोज, एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं सेम अज्यूम कर रहा हूं, क्या हर साल अर्निंग सेम रहती है? यकीनन चेंज हो सकती है, लेकिन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ कॉन्सेप्ट जो मैंने इस वक्त आपके सामने बात करनी है, लेट्स अज्यूम पिछले साल भी अर्निंग्स 1.5 लाख थे, मैं किस साल पहुंच गया वहां, किस साल से किस साल में चला गया, 20 से 19 पिछले साल में चला, अब 2019 जरा ज़हन में लाएं, और ये कॉलम जो मैंने बताया था ये शेयर्स वाला, ये सामने रखा है, जिसको मैंने ब्रॉट डाउन शेयर्स का है 10,000, क्या ये पिछले साल के क्लोजिंग शेयर्स होंगे? सर जी क्या ये पिछले साल के क्लोजिंग शेयर्स होंगे? और लेट्स अज्यूम पिछले साल कोई शेयर्स इशू नहीं हुए थे, लेट्स अज्यूम पिछले साल कोई शेयर्स इशू ना फॉर वैल्यू थे ना फॉर नो वैल्यू थे, कोई शेयर्स इशू नहीं हुए थे, तो पिछले साल के ओपनिंग शेयर्स मुझे बताए जा सकते हैं? किस साल की वर्किंग करवाने लगा आपको? 2019 का क्लोजिंग बैलेंस 10,000 मैं कहां से उठा रहा हूं? ये जो मैंने ओपनिंग लिखा है, किस साल का ओपनिंग है प्लीज, किस साल का ओपनिंग है? 1 जनवरी 2020 का, ये किस दिन क्लोजिंग होगा प्लीज, किस दिन क्लोजिंग होगा? 31 दिसंबर 19 का क्लोजिंग होगा। अगर 19 में सपोज कोई शेयर इश्यूएंस नहीं हुई, तो क्या यही 10,000 ब्रॉट डाउन शेयर्स भी होंगे? सर जी प्लीज होंगे सर। अब 19 की ईपीएस फाइनल करवाया, 1.5 लाख मैंने क्या अज्यूम किया 19 अर्निंग्स, अब डिवाइड बाय करवाया, सर जी आप तो करवाते, 10,000 क्या है ओपनिंग, 10,000 ही क्लोजिंग, तो क्या 10,000 ही पूरा साल शेयर्स रहे? उस साल तो कोई इश्यूएंस मैंने अज्यूम नहीं की, हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, इंशाल्लाह होगा, लेकिन इस केस तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग 2019? प्लीज बोल दे यार, कोई एक आध बोल दे। 10,000 जमा 10,000 नहीं, ओपनिंग भी 10,000 थे, क्लोजिंग भी 10,000 थे, अल्लाह करे ये बहस ना हो रही है, क्या 10,000 पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहे? तो 10,000 इज ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग एज वेल एज वेटेड एवरेज। सर 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 कल आपने IAS 23 रिवाइज की है, अगर लोन के ओपनिंग क्लोजिंग में कोई चेंज ना हो तो वही उसका वेटेड एवरेज बैलेंस भी होता है, लेकिन क्या वेटेड एवरेज बैलेंस बदल भी सकता है? लगता है रिवाइज करना रहता है जी सर। डिवाइड बाय बताइए कितना लिख, 10,000, ओके। यहाँ 10,000 लिखते हुए मैं इसे ओपनिंग समझ के लिख रहा हूँ या क्लोजिंग समझ के? ना मैं ओपनिंग समझ के लिख रहा हूँ ना मैं क्लोजिंग समझ के लिख रहा हूँ, मैं यहाँ वेटेड एवरेज समझ के लिख रहा हूँ। क्या ओपनिंग क्लोजिंग और वेटेड एवरेज सेम हो सकता है? व्हेन देयर इज नो मूवमेंट इन शेयर्स, ओपनिंग क्लोजिंग वेटेड एवरेज एक ही बहस हो जाएगी, लेकिन क्या ओपनिंग क्लोजिंग और वेटेड एवरेज में फर्क हो सकता है? जब मूवमेंट होगी तो फर्क भी हो सकता है। मैंने 10,000 ईपीएस की वर्किंग में लिखते हुए 10,000 को वेटेड एवरेज समझ के लिखा है। अब 1.5 लाख अर्निंग थी, 10,000 शेयर्स थे, आसान कैलकुलेशन है, काइंडली बता दें ईपीएस क्या थी? 15 रुपए पर शेयर। जी 19 के एंगल से कोई इशू? अब आए जरा एक सेकंड के लिए, बाद में आप नोट कीजिएगा, मैं बताता हूँ कैसे आपने नोट करना है, बल्कि शायद नोट करने की जरूरत ना पड़े, एक कॉन्सेप्ट समझने बाकी लिखा हुआ आपके पास है। अब आ जाए 2020 पे वापस। 2020 में हुआ क्या? शेयर्स देखने आपने, क्या शेयर्स में इजाफा हुआ? क्या शेयर्स में इजाफा हुआ? लेकिन शेयर्स में इजाफा किन शेयर्स की वजह से हुआ? ऐसे शेयर्स की वजह से इजाफा हुआ, ऐसे शेयर्स की वजह से शेयर्स में इजाफा हुआ जिनके अगेंस्ट पैसे नहीं आए। तो दोबारा जरा देखें, 10,000, 5,000 और 15,000, बताएं 2020 में अर्निंग्स की बेस में कितने शेयर्स लिखे?
मेरा तो ख्याल है 10,000 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 12 करें और 5,000 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 7/12 पे वापस चले जाए। फुल कंसंट्रेट करें, आप जो भी यस नो कह रहे हैं उसकी रीजन मुझे बतानी है। मेरा तो ख्याल है बात ठीक है, मेरी इस बात में प्रॉब्लम बताएं, इसमें मसला क्या है? मेरा ख्याल आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जिस तरह 10,000 के साथ 12/12 किया गया है, तो 5,000 के साथ भी 12/12 का नहीं। फिर आप क्या कहना चाहते हैं, 5,000 को कैसे लूं या ना लूं? 1.5 लाख बेटा छोड़ो, वो तो अर्निंग है, अर्निंग से बहस नहीं, शेयर्स की बात हो रही है। मेरा तो ख्याल है 15,000 पूरे लेने हैं, कहानी खत्म करें। 15,000 में क्या प्रॉब्लम है, सही बताइएगा, मैं मान लूंगा आपकी बात। इसमें 5,000 वो शेयर्स भी हैं, कौन से शेयर्स भी हैं, और उसके अगेंस्ट रिसोर्सेज नहीं आए हैं। देयरफॉर ये एक्सपेक्ट करना कि प्रॉफिट उसकी वजह से बढ़ेगा, ये गलत है। एक और एंगल से गौर से मेरी फिगर देखिएगा बाप, दोनों सालों की अर्निंग बताएं कितनी है, दोनों सालों की 1.5 लाख है। क्या जितने रिसोर्सेस शेयर्स के अगेंस्ट जितने रिसोर्सेस 2019 में थे, उतने ही शेयर्स के अगेंस्ट रिसोर्सेस 2020 में भी हैं? क्या जितना कैश अगेंस्ट शेयर्स 2019 में था, क्या उतना ही कैश अगेंस्ट शेयर्स 2020 में भी है? और यार 5,000 एक्स्ट्रा शेयर बढ़ गए यार, क्या हो गया? शेयर्स तो बढ़े हैं लेकिन पैसे तो नहीं बढ़े, शेयर्स के अगेंस्ट पैसे तो नहीं है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बेस में 10,000 फुल कंसोलिडेट प्लस 5,000 इंटू 7/12 करूंगा, तो इससे बेस में क्या होगा, शेयर्स बढ़ जाएंगे, और बेस में शेयर्स बढ़ने से क्या होगा, अर्निंग पर शेयर कम हो। अब कैलकुलेटर एक मिनट, डेढ़ लाख लिखे कैलकुलेटर पे, और बेस में 10,000 मल्टीप्लाइड 10,000 प्लस 5,000 इंटू 7/12 करके आंसर बताओ। जी मुझे फाइनल ईपीएस बतानी है। 11.61 क्या पर शेयर, नहीं कम ज्यादा बेटा थोड़ा, असल चीज मेरे साथ साथ रहेगा। अच्छा आप सोच रहे हैं लेकिन फाइनली मेरे साथ साथ भी रहेगा। अगर आप एक शेयर होल्डर है सर जी, आप एक शेयर होल्डर है सर, आपके सामने इस कंपनी की ईपीएस आ रही है, 20 की भी आ गई है, 19 की भी आ गई है, बताएं आप इस ईपीएस को देख के क्या फैसला करेंगे? क्या कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या खराब हो रही है? खराब हो रही है, ईपीएस तो यही रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन आप बताएं क्या कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या खराब हुई है? नहीं, अगर इन ईपीएस को देखें तो यहां से तो कुछ और लग रहा है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो क्या जितनी अर्निंग पिछले साल थी उतनी ही अर्निंग इस साल भी है? कितनी अर्निंग पिछले साल थी? 1.5 लाख। क्या इस साल शेयर इश्यू हुए? शेयर इश्यू हुए, लेकिन क्या पैसे आए? क्या ये एक्सपेक्टेशन थी कि पैसे नहीं आएंगे तो शेयर के अगेंस्ट प्रॉफिट बढ़ जाएगा? प्रॉफिट में तो चेंज आने नहीं, एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो अगर आप एज इट इज ईपीएस देखेंगे तो यहां से लग रहा है परफॉर्मेंस खराब हुई है, हालांकि परफॉर्मेंस में कोई खराबी ऐसा नहीं है, परफॉर्मेंस सेम रही है। कहां देखे मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस सेम रही है, तो ऐसा क्यों नजर आ रहा है? अर्निंग सेम है, परफॉर्मेंस खराब क्यों नजर आ रही है? बेस में शेयर्स बढ़ा दिए आपने, और कौन से शेयर्स बढ़ा दिए? और बोनस शेयर कौन से शेयर होते हैं जिनके अगेंस्ट रिसोर्सेज नहीं आते? अगर सपोज यही 5,000 इश्यू किए होते फॉर कैश, तो फिर ये कैश 7 महीने अवेलेबल था, उस कैश को प्रॉफिट में हिस्सा लेना चाहिए था। फिर अगर उसने हिस्सा नहीं लिया और प्रॉफिट सेम है तो फिर यकीनन परफॉर्मेंस खराब हुई।
क्या बोल ही जा रहा हूँ। अगर ये 5000 शेयर्स के शेयर जो है ये कैश के अगेंस्ट इशू हुए थे तो पैसे किस दिन आए होंगे? 1 जून को। फिर इन्हें 7 महीने प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लेना चाहिए था और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था। फिर अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो ये परफॉर्मेंस वाकई खराब है। लेकिन अगर शेयर इशू है बोनस शेयर वाले तो पैसे तो आए ही नहीं है। अब पैसे आए नहीं है और ये कहना कि प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा, ये भी ज्यादती है। तो अगर हम बेस में बोनस शेयर्स ले लेंगे तो उससे बेस में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से हमारी ईपीएस कम होने से लगेगा इससे कि परफॉर्मेंस खराब हो गई है। देयरफॉर बेस में बोनस शेयर्स को असूलन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो साल के शुरू में इशू हो, चाहे वो मिड में इशू हो, चाहे वो एंड में इशू हो। अगर इशू फॉर नो वैल्यू है तो उसे बेस में क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसके इशू होने से प्रॉफिट में चेंज आने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और अगर आप बेस में शेयर्स ले लेंगे तो आपकी फिर परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं हो पाएगी पिछले सालों से। क्या एज इट इज परफॉर्मेंस रही है? 19 और 20 में परफॉर्मेंस एज इट इज रही है। तो क्या अब जब मैं ईपीएस कैलकुलेट करूंगा 10,000 लिख के तो वाकई ईपीएस सही रिफ्लेक्ट हो रही होगी? क्या मैंने ईपीएस सही रिफ्लेक्ट करने के लिए 10,000 बेस में लिखा है? यह हकीकत भी यही कि 10,000 शेयर ही वो थे जिन्होंने प्रॉफिट कमाने में, जिनके पैसों ने प्रॉफिट कमाने में हिस्सा लिया होगा। तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, कौन से शेयर्स को फिर कंसिडर ही नहीं करना चाहिए? यार थोड़ी देर पहले तो हम कंसिडर कर रहे थे यार, वो कौन से शेयर्स है, वो कौन से शेयर्स है? तो वो तो वैसे ही हम वर्किंग में कर रहे थे ना। थोड़ी देर पहले जो हम कर रहे थे वो क्या था? इश्यू फॉर वैल्यू क्या होता है? शेयर इश्यू हुए लेकिन पैसे आए और अकॉर्डिंगली जितना अर्सा पैसे रहे उतने अरसे में उन पैसों को शेयर्स के साथ वेट कर लेना चाहिए। तो असूलन 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 अगर इशू फॉर नो वैल्यू है तो उसे बेस में शेयर्स में शामिल ही नहीं करना चाहिए ईपीएस की वर्किंग। एनी कंफ्यूजन? क्यों नहीं करना चाहिए आप बता दो। बोल दे यार, मैंने 3 दफा बोला यार। क्योंकि उनके बदले पैसे नहीं आए और पैसे नहीं आने का मतलब प्रॉफिट उनकी वजह से इंप्रूव होने की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। कोई बोनस शेयर इशू नहीं हुआ इस साल का, और क्या है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। नहीं सर ऐसे नहीं है। परफॉर्मेंस शेयर इशू करने से होती है या प्रॉफिट कमाने से होती है? तो क्या इस कंपनी ने प्रॉफिट सेम कमाया? क्या इस कंपनी की परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड विद 2019 एग्जैक्टली सेम है? लेकिन थोड़ी देर पहले हो क्या रहा था, जब मैं बोनस शेयर्स को बीच में कंसिडर कर लेता हूँ, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स को कंसिडर कर रहा हूँ तो अब क्या होगा? अब बेस में शेयर्स बढ़ जाएंगे और शेयर्स बढ़ने से जब मेरी ईपीएस कैलकुलेट होगी तो अब मैंने वो 5,000 पूरे लिखे, इसके मेरा 10,000 आंसर आ जाए, 10 रुपए पर शेयर आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ ईपीएस को अगर हम देखें तो ईपीएस क्या बता रही है कि परफॉर्मेंस खराब हुई, हालांकि परफॉर्मेंस खराब नहीं हुई, ना इंप्रूव हुई है ना खराब हुई है, परफॉर्मेंस तो सेम रही है। ये मैं किसको देख के बता रहा हूँ परफॉर्मेंस सेम रही है? प्रॉफिट्स को देख के। ईपीएस क्या बता रही है? परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन मेरे प्रॉफिट्स क्या बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम है। फिर जब हम डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या नजर आ रही है? ईपीएस खराब क्यों नजर आ रही है? क्योंकि हमने बेस में उन शेयर्स को कंसिडर किया हुआ है जो शेयर्स प्रॉफिट को कमाने में हिस्सा ही नहीं ले रहे, तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं हो पा रहा। पिछले साल का इस साल के साथ कंपैरिजन ठीक ना होने की वजह से फिर अगर मैं बोनस शेयर्स को या इशू फॉर नो वैल्यू को कंसिडर कर लूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस जो ईपीएस की कैलकुलेशन में नजर आएगी वो खराब नजर आएगी, ईपीएस गलत नजर आएगी हमें। हालांकि ऊपर प्रॉफिट से बता रहे हैं कि परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ईपीएस में डिक्रीज क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमने बेस में ज्यादा शेयर्स कर दिए हैं और आई होप के रेशियोज हैं जहन में। अगर मैं बेस में कोई अमाउंट बढ़ा दूंगा तो क्या उससे हमारा आंसर ईपीएस का कम हो जाएगा? रेशियो का आंसर भी कम हो जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल बेस में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाए, हिम्मत 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 हिम्मत, तो फिर आंसर बढ़ जाएगा। तो यहाँ असल में बेस में अगर बोनस शेयर्स ले लूं मैं तो उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया प्रॉफिट कमाने में, तो देयरफॉर ईपीएस सही कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। देयरफॉर यहाँ तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम ईपीएस की वर्किंग करते हुए इशू फॉर नो वैल्यू को असूलन कंसिडर ही नहीं करना चाहिए।
वरना फिर क्या होगा, कंपैरिजन सही ना होने की वजह से शेयर होल्डर्स डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर सकेंगे। व्हाट इज द फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दोनों सालों में परफॉर्मेंस सेम रही है, ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन यहाँ पे या नेक्स्ट? मैं अगर एक लाइन में यहाँ तक बात अपनी कंक्लूड करूं तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर इशू फॉर नो वैल्यू है, या चले दोनों की बात इकट्ठी कर लेते हैं, अगर इशू फॉर वैल्यू है तो उसे टाइम वेट करेंगे, जितना अरसा पैसे अवेलेबल रहे हैं उसको टाइम वेट करके 6/12, 5/12, 9/12 अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी है। लेकिन अगर इशू फॉर नो वैल्यू है तो असूलन उसको ईपीएस की कैलकुलेशन में कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसिडर करेंगे तो उससे कंपैरिजन सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए ना फीस? ये बेटा इंशाल्लाह जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर की बात कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो क्या नेक्स्ट ईयर रह जाएगा? अब मैं जो आखिरी बात यहाँ करने लगा हूँ वो आपने बड़े ध्यान से सुननी है। यहाँ तक जितनी भी हमारी डिस्कशंस कभी हुई हैं आपके साथ रह रहे कि मैंने एक चीज सीखी है, कंसंट्रेशन से सुनिएगा जरा। शायद आपकी क्लास में पहली दफा ये बात हो रही है कि जब भी कोई नई बात आपके सामने आए तो उसे ठंडे दिल से सुने। अगर गलत लगे तो ना कभी आपने जिंदगी में पहले मानी है, ना ही आपका कभी आइंदा इरादा है, ना इस वक्त इरादा। लेकिन अगर सही लगे तो फिर उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने क्या कहा है, लेट मी रिपीट। जब भी कोई नई बात आप सुने उसे ठंडे दिल से इवेल्युएट करें। अगर गलत है तो ना खुद माने और ना मुझे मानने दें। लेकिन अगर फर्क ये रह जाए कि वो भी हो सकता है और मैं कहूँ यार ये भी हो सकता है और दोनों का नेट इफेक्ट सेम हो जाए, तो फिर शायद बड़ों की माना, मैं बड़ा नहीं हूँ। अब हमारे अकाउंटिंग के बुजुर्ग हमें कुछ कहने लगे तो मैं बुजुर्गों की बात आपके सामने रखने लगा हूँ। अगर इलॉजिकल कहेंगे तो आपने इंशाल्लाह नहीं माननी, लेकिन अगर लॉजिकल लगे, फर्क सिर्फ रह जाए कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो शायद बड़ों की मानने में कोई हर्ज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डैडी ने आपसे कहा है कि बेटा सब्जी ला दो, आप सब्जी लेने के लिए पैदल जाने के लिए चल पड़े। डैडी ने कहा बेटा गाड़ी ले लो क्या होगी। तो मकसद दोनों का क्या है, तो उसमें आप किसकी मान लेनी चाहिए? डैडी की मानने में कोई हर्ज नहीं है, गाड़ी ले लो। इख्तलाफ सिर्फ क्या रह गया, सब्जी पैदल भी लाई जा सकती है और गाड़ी पे भी लाई जा सकती है। तो अगर डैडी ने कहा है गाड़ी पे चले जाओ तो यकीनन हो सकता है आपका मूड हो कि वॉक कर लूंगा, सब्जी लाने के बाद वॉक कर ली। इख्तलाफ सिर्फ क्या रह गया, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन बात दोनों की अल्टीमेटली सेम नतीजे तक जा रही है। तो ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि आप मेरे से आप जो बात सुनेंगे ये बिल्कुल लॉजिकल होगी इंशाल्लाह। बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंटिंग के कोई गलत बात नहीं करते, लेकिन नए तरीके से जब आप सुने तो लॉजिकली काइंड इस पर गौर कीजिएगा। यहाँ तक मैंने जितनी भी आपके सामने बातें की हैं इशू फॉर नो वैल्यू की, उससे मैंने आपसे क्या कहा है कि असूलन नो वैल्यू शेयर्स को कंसिडर ईपीएस में नहीं करना चाहिए। यहाँ तक ओके? क्योंकि उससे होगा क्या, ये आप बताएं जल्दी से। नहीं उससे होगा क्या, कंपैरिजन खराब हो जाएगा। वो ठीक है कैश नहीं आया था वगैरह वगैरह, कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंसिडर करेंगे कंपैरिजन ठीक नहीं होता। लेकिन IAS 33 जिन्होंने बनाया हमारे अकाउंटिंग के बुजुर्ग हजरात ने, उन्होंने ये कहा है फुल कंसिडरेट करें कि अगर इशू फॉर वैल्यू है तो उसे कंसिडर करें। अगर इशू फॉर नहीं इशू फॉर सॉरी इशू फॉर नो वैल्यू अगर है, इशू फॉर वैल्यू से निकालो, इशू फॉर नो वैल्यू है तो उसे भी शेयर्स में कंसिडर करें। बात मेरी पूरी नहीं हुई। उसे भी कंसिडर करें। आप बताएं मसला क्या हो जाएगा? ना ना ना, ना सही मसला 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 कंपैरिजन खराब हो जाए, कंपैरिजन खराब हो जाए। IAS 33 से कि शेयर्स क्योंकि इशू हुए हैं इसलिए इसे कंसिडर करें। लेकिन कंसिडर करेंगे तो क्या मसला हो जाएगा, कंपैरिजन खराब हो जाएगा। देयरफॉर इलॉजिकल हरकत कोई नहीं करनी। साथ ही क्या करें, बोर्ड पे देखो, पिछले साल में जाएं और 2019 की
ईपीएस रीस्टेट करें ताकि कंपैरिजन खराब ना हो। मैं इस वक्त किस साल में हूं? 20 में। 20 में क्या हुआ? इशू फॉर नो वैल्यू हुआ, बोनस शेयर इशू हुए। 2020 में शेयर्स इशू हुए, देयरफॉर इसे 2020 में कंसिडर करें, लेकिन कंपैरिजन खराब हो जाएगा। साथ ही क्या करें? 2019 जो आपने कंपैरेटिव देना है 2020 में, आइए सेठ प्लीज, हम इस वक्त किस साल खड़े हैं? 2020 में खड़े हैं। 2020 की ईपीएस के साथ साथ 2019 कंपैरेटिव आएगा। सही आएगा सर। कंपैरेटिव ईयर कौन सा ईयर होता है? लास्ट एक साल। 2019 की जो ईपीएस ओरिजिनली सॉल्व हुई थी वो थी 1.5 लाख डिवाइड बाय 10,000, ऐसे ही था सर। लेकिन जब 2020 में आप 2019 को कंपैरेटिव के तौर पे शो करेंगे तो अब आप क्या करेंगे? रीस्टेट करेंगे। कैसे? 2020 में कंसिडर करें, लेकिन कंपैरिजन खराब हो जाएगा। उसको ठीक कैसे करें? पिछले साल में जाएं और पिछले साल में भी 5,000 जमा कर दें, या तो कुछ भी ना करें। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। या तो कुछ भी ना करें, क्या मतलब? या तो बोनस है इसको कंसिडर ही ना करें, ना किस साल ना किस साल। क्यों ना कंसिडर करें? ताकि कंपैरिजन सही रहे और पैसों ने हिस्सा तो लिया नहीं। लेकिन अगर कंसिडर करना है तो किस साल में कंसिडर करने के साथ साथ किस साल में भी कंसिडर करें? करंट ईयर में कंसिडर करने के साथ साथ कंपैरेटिव ईयर में भी जाके इसे कंसिडर करें। क्या इस तरह करने से अब कंपैरिजन ठीक हो जाएगा? मैं क्या 2019 में चला गया हूं? मेरा कोई टाइम मशीन नहीं, मैं 2019 में नहीं गया। 2019 की ओरिजिनल ईपीएस कैसे कैलकुलेट हुई होगी? 10,000 शेयर्स की बेस पे हुई होगी। लेकिन जब मैं 2020 में हूं तो मैं 2020 की ईपीएस के साथ साथ 2019 डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन 2019 की ईपीएस को रीस्टेट करूंगा। रीस्टेट वर्ड किसी के ध्यान में आया? किन सालों को रीस्टेट किया जाता है? कंपैरेटिव ईयर्स को रीस्टेट किया जाता है। तो व्हाट इज द आईएस 33 सेज कि फॉर नो वैल्यू को कंसीडर करें, लेकिन सिर्फ करंट ईयर में कंसीडर ना करें, उसे कंपैरेटिव ईयर में भी कंसीडर करें ताकि कंपैरिजन खराब ना हो। कैलकुलेटर पकड़ें, पिछले साल की रीस्टेटेड ईपीएस बताएं। डेढ़ लाख है ना, अब डिवाइड बाय कितने से होगा? ना बेटा 15 नहीं होगा, 10 हो जाएगा शायद। 15 ही होगा, चेंज हो जाएगा सर। 10,000 प्लस 5 कर दिया ना मैंने यार। 10,000 जमा 5,000 यार, जादुई फिगर आई 15,000। 1.5 लाख डिवाइड बाय 15,000, आंसर आ गया 5,000। 10 ही है ना, और क्या है ना? किस साल की 10 आई है? ओरिजिनली 2019 में कौन सी फिगर गई होगी? 15 पर शेयर। लेकिन अब रीस्टेटेड फिगर कितनी जाएगी? 10 रुपए पर शेयर। और करंट ईयर में भी कितनी नजर आएगी? क्या परफॉर्मेंस एज इट इज रही है? सभी परफॉर्मेंस एज इट इज रही है। तो या तो क्या करें, दोनों सालों में कंसिडर ना करें, लेकिन अगर कंसिडर करना है तो फिर पिछले सालों में भी कंसिडर करें। तो आईएस 33 से कि शेयर्स क्योंकि इशू हुए हैं इसलिए उन्हें कंसिडर कर लें, लेकिन सिर्फ इस साल कंसिडर ना करें, वरना कंपैरिजन ठीक नहीं हो पाएगा। पिछले सालों में भी जाके इसे कंसिडर करके ईपीएस को रीस्टेट कर दें। अब बात मेरी समझ आ गई? लेट मी कंक्लूड नाउ। अगर इश्यू फॉर वैल्यू है, अगर इश्यू फॉर वैल्यू है तो उसको सिर्फ करंट ईयर में वेट किया जाता है और पिछले सालों में उसका कुछ नहीं किया जाता। करंट ईयर में वेट करने का मतलब है करंट ईयर टाइम वेट किया जाता है। लेकिन अगर इश्यू फॉर नो वैल्यू है तो उसे करंट ईयर में एज इट इज कंसिडर किया जाता है। मैंने 5,000 पूरा लिखा है, मैंने कुछ 7/12 क्यों नहीं किया? रिसोर्सेज का इश्यू नहीं है। इश्यू फॉर नो वैल्यू साल के शुरू में हो, मिड में हो, एंड में हो, इसको कोई टाइम वेट नहीं करना, इसे एज इट इज कंसिडर करना है करंट ईयर में, लेकिन साथ ही करंट ईयर के साथ साथ इसे कंपैरेटिव ईयर में भी कंसिडर करना है ताकि ईपीएस रीस्टेट हो सके। अब मेरी बात समझ आ गई? प्लीज समझ आ गया सर? तो मैंने इलॉजिकल बात की है ये, तो मैंने नई बात कर दी? नहीं तो मैंने की है नहीं, मैंने इलॉजिकल है होप के नहीं की है। आप क्या कहना चाहते थे बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? किसे कंसिडर ना करें, लेकिन मैंने क्या कहा? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसे कंसिडर या तो ना करें।
लेकिन अगर करना है तो फिर कंपैरेटिव में भी कंसिडर करें। तो आइए 33 फाइनली सेज कि कंसिडर करें, लेकिन साथ पिछले सालों में भी कंसिडर करके ईपीएस को रीस्टेट करें ताकि कंपैरिजन खराब हो। ठीक है, अब आप इस तरह करें, ये मैंने जो एग्जांपल लिखी थी, ये अगर आप अपने पास रजिस्टर पर कहीं नोट करना तो अच्छा है, जरा फिर आगे चलते हैं। हम पिछले सारे सालों में करेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ करेंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं। जी उमर खान साहब, इश्यू फॉर नो वैल्यू से टाइम वेट करने की कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पैसे तो आए नहीं है। तो ना इसे करंट ईयर में टाइम वेट करेंगे, ना इसे पिछले सालों में टाइम वेट करेंगे, इसमें टाइम वेटिंग का कोई इशू नहीं। टाइम वेट किस कब करेंगे? जब इशू फॉर वैल्यू है। इशू फॉर वैल्यू है तब टाइम वेट इसलिए करेंगे क्योंकि रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली उस टाइम पीरियड में रहे। यहाँ रिसोर्सेज तो आए ही नहीं है, देयरफॉर चाहे ये इशू फॉर नो वैल्यू साल के शुरू में हो, मिड में हो, एंड में हो, जब भी हो, इसको कोई टाइम वेट नहीं करते, इसे करंट ईयर के साथ साथ बस पिछले सालों में भी कंसिडर कर सकते हैं। ये बेटा अगर कहीं गलती है तो काइंडली बता दें। ये मेरा ख्याल है बेटा 10 पर शेयर आंसर फाइनल है। जी 10 ही, मैंने 10 ही लिखा, 15 का नहीं, 15 तो कहीं भी नहीं लिखा। प्रीवियस एग्जाम्पल में उसका 15 ही था। अगर आप 1.5 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 15 बनेगा। 1.5 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 15 रुपए पर शेयर बनना था, और 1.5 लाख को अगर 15,000 से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपए पर शेयर है। हमारी ईपीएस जब है रीस्टेट स्टेट ही बेटा लिया मैंने, पिछले साल तक बोनस शेयर्स ना इशू होने की वजह से एक शेयर के अगेंस्ट हम 15 रुपए कमा रहे थे, लेकिन अगर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स को भी शामिल करना है तब एक शेयर में, अब एक शेयर के बदले 10 रुपए हम कमा रहे हैं करंट ईयर में, और अगर ये शेयर्स पिछले सालों में भी होते तो उस वक्त भी हम 10 रुपए कमा रहे होते, ये हमने रीस्टेट कर दिया। तो फाइनली 2020 में हमारी जो ईपीएस है वो 10 रुपीज, 2019 में जी इशू फॉर जो नो वैल्यू है उसकी वजह से अब कंपैरेटिव ईयर में भी 10 रुपीज पर शेयर ही हमारी ईपीएस फाइनल। 2019 में जब हम एक्चुअली होंगे तो उस वक्त 15 रुपए पर शेयर थी, क्योंकि उस वक्त बोनस शेयर्स का इफेक्ट नहीं था। अब 2020 में जब बोनस शेयर्स इशू हुए तो ईपीएस रीस्टेट होकर 10 रह गई। अच्छा, इसके ऊपर रीस्टेटेड भी वर्ड लिखना है, ये किस साल के ऊपर लिखा जाता है? कंपैरेटिव ईयर कौन सा होता है? इशू फॉर वैल्यू का क्या करते हैं? करंट ईयर में टाइम वेट करते हैं। पिछले सालों में क्या करते हैं इशू फॉर वैल्यू? इशू फॉर वैल्यू का पिछले सालों में कुछ नहीं। इशू फॉर नो वैल्यू का क्या करते हैं? करंट ईयर में कंसिडर करते हैं विदाउट एनी टाइम वेट, एंड प्रीवियस ईयर्स में भी कंसिडर करते हैं विदाउट एनी टाइम वेट। मैं टाइम वेट नहीं कर रहा, टाइम वेट किसे कह रहा हूं मैं? टाइम वेट मीन टाइम वेट 7/12, 8/12, ये सिर्फ कब होता है? जब इशू फॉर वैल्यू होता है, उसमें रिसोर्सेज आते हैं। ये ठीक है? प्लीज ऑनलाइन सॉल्यूशन। रहने दे, आप एक दो शेयर दूसरे शेयर अगर डायरेक्टली हो। जी सर, आप पेज नंबर 169 पर मैंने आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं। आइए पहले थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं और फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी आई होप के आपने बुजुर्गों की बात में कोई इलॉजिकल बात नहीं सुनी। हमेशा मेरे ख्याल में एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जब भी कोई नई बात सुने तो उसे आराम से सुन लें, अगर गलत हो तो हरगिज ना माने।
ठीक है, ठीक है सर, ना पहले कभी मानी ना आइंदा कभी माननी, और ना ही कभी आज मानना, बल्कि को और मानने को मजबूर करें तो उसे बस यूं करते हैं, वो खुद ही उसने माइक लगाया हुआ चुप हो जाएगा। लेकिन अगर बात लॉजिकल हो और अजीब सी भी लगे तो फिर मानने में हर्ज नहीं। अजीब सी आपको इसलिए लगती है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कम होता है, बुजुर्गों ने जरा ज्यादा जिंदगी देख ली होती है, इसलिए कभी कभी उनकी बात लगती है। लेकिन इंसान ठंडे दिल से गौर करे तो बात इन लॉजिकल अगर ना हो तो मानने में कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है सर, और ठीक है भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा प्लीज, मैं तो जिधर पहुंच गया मैं तो बुजुर्ग प्लस बुजुर्ग हूँ, मैं खास तौर पे अब्बा जी की बात कर रहा हूँ, अम्मी की बात कर रहा हूँ। अगर माँ जी अब्बा जी की बात करें तो उसे हमेशा ठंडे दिल से सुने, और 99.99% नहीं बल्कि 100% चांस है उनकी बात तो इलॉजिकल होती नहीं है। उनकी बात होती है ऐसी जो हमें वक्ती तौर पर मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ अर्सा बाद महसूस ऐसे होता है काश, लेकिन उसका वक्त गुजर जाता है। तो पेरेंट्स हमारे लिए कभी भी लॉजिकल बात नहीं कर सकते, लेकिन ठंडे दिल से बात सुन जरूर लेना चाहिए। क्या ख्याल है? और सर क्या ख्याल है सर, मौलाना के अलावा कहीं से भी ऐसे नहीं है ये। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे से तो आप हमेशा डिसएग्री करें, लेकिन अगर IS-33 के हवाले से बात करूं तो आई होप कि वो मान सकते हैं। इशू फॉर नो वैल्यू इन्वॉल्व, आज पेन हाथ में रख लें, अंग्रेजी आ रही है, वो सब कुछ मैंने आपको उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बताया, अब यहाँ पे और इंग्लिश में आ। इशू फॉर नो वैल्यू इन्वॉल्व एन एंटिटी इफेक्टिवली गिविंग अवे शेयर्स। क्या ख्याल है? गिविंग अवे शेयर, फ्री में दे दिए। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड अंडरलाइन वर्ड्स, कैपिटलाइजेशन इशू, डरना नहीं ब्रैकेट में जाएं, कैपिटलाइजेशन इशू इज अनदर नेम ऑफ बोनस इशू, और उसी का एक और नाम स्क्रिप इशू भी है। आप बाय डिफॉल्ट कौन से वर्ड ध्यान में रख लें, बोनस शेयर्स, बोनस इशू, लेकिन दो वर्ड और यहाँ क्या लिखे हुए हैं, स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू, ये किसी के नाम है, तो ये वर्ड ऐसा ऐसा इंशाल्लाह में याद होगा। एंड शेयर सेपरेट और चीज होती है जो भी मैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आज ही बात करता हूँ। कैपिटलाइजेशन इशू, कैपिटलाइजेशन इशू क्या होती है? Frequently occur when a company has shortage of cash, with the result that the shares are issued instead of paying cash dividends to shareholders. क्या ख्याल है? कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को दो तरह से डिविडेंड देती हैं, कैश में भी दे सकती हैं और शेयर्स में भी दे सकती हैं, लेकिन अगर कैश शॉर्टेज हो तो फिर कैश डिविडेंड देना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कुछ भी ना दें तो शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। तो उनको हौसला देने के लिए, उन्हें अपने पास ही रखने के लिए तरीका ये अडॉप्ट किया जाता है कि वक्ती तौर पे कुछ शेयर्स ही दे दिए जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी कैश फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को क्या फायदा अगर उनके पास शेयर्स चले जाएंगे? ये बातें हुई हुई हैं, प्लीज बातें रिकॉल करें। उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से उनको क्या फायदा होगा? स्टॉक एक्सचेंज जाके बेच सकते हैं, वहां से तो पैसे ले सकते हैं हमसे अगर नहीं भी मिले, और इस साल तो नहीं लेकिन अगर अगले सालों में डिविडेंड मिलेगा तो ज्यादा शेयर होने की वजह से पर शेयर डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय ज्यादा शेयर होने से डिविडेंड की अमाउंट अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल क्या उन्हें नहीं मिलेगा? कैश, लेकिन शेयर्स मिलने से नंबर एक फायदा यह है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जाके ये शेयर्स बेच भी सकते हैं, और नंबर टू फ्यूचर में डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंपनीज जिनके पास कैश शॉर्टेज हो जाए वो क्या देने की बजाय क्या दे देती हैं? कैश डिविडेंड देने की बजाय शेयर्स की शक्ल में बोनस शेयर्स डिविडेंड दे देती हैं। Since there has been no increase in capital resources means no cash injection, बिजनेस में कोई कैश इंजेक्ट नहीं होगा, an increase in profit cannot be expected. समझ अभी बात? If the earnings in the current year are the same as the earning in the prior year and there is an increase in number of shares in the current year as a result of bonus issue or share split, the earnings per share in the current year will, when compared with the earning per share in the prior year, indicate deterioration means खराबी, कमी in the efficiency of earnings relevant to the available capital resources. यहाँ तक पढ़ के बताएं, बात समझ आती है? सेकंड लाइन से लेके सेकंड लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। अगर करंट ईयर की अर्निंग और पिछले साल की अर्निंग सेम है लेकिन अब बेस में शेयर्स बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कंपैरिजन में क्या नजर आएगा? ईपीएस खराब हो गई है। उससे क्या होगा? एक आखिर में बोल्ड सेंटेंस पढ़ रहा, कंपेरेबिलिटी वुड दस बी जेपरडाइज्ड, खतरनाक वर्ड ब्रैकेट में पढ़े, एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी कंपैरिजन। ईपीएस का अगर कंपैरिजन नहीं हो सकता तो उसका फायदा ही कोई नहीं। ईपीएस से पता चलना क्या है?
परफॉर्मेंस पता चलनी है, और अगर हमने वर्किंग ही सही नहीं की तो परफॉर्मेंस ही सही पता ना चले तो ईपीएस का फायदा क्या होगा? तो कंपैरिजन अगर एडवर्सली इफेक्ट होगा तो ईपीएस कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। देयरफॉर फिर क्या करें? अब आ जाए लास्ट पैराग्राफ। द एडजस्टमेंट मेड फॉर एन इश्यू फॉर नो वैल्यू इज मेड इन द प्रायर ईयर्स, करंट ईयर, प्रायर ईयर्स। नोट पढ़े जरा, एन इश्यू फॉर वैल्यू इज एडजस्टेड इन द करंट ईयर बेस्ड ऑन टाइम, लेकिन नो वैल्यू ने किधर जाना है? करंट ईयर के साथ प्रायर ईयर में। This adjustment has the effect that it appears that shares issued in the current year had already been issued in the prior year. 5000 जो शेयर्स आपने लिए हैं वो किस साल इशू हुए? ईयर बोले जरा, ईयर बोलो। 20 में, लेकिन किस साल भी मैंने लिए हैं? तो लग ऐसे रहा जैसे 19 में भी इशू थे। फाइनल एक पढ़े, द एडजस्टमेंट इज नॉट टाइम वेट एज वेल लाइक इशू फॉर वैल्यू। शॉर्ट वर्ड्स में इशू फॉर वैल्यू का क्या होता है? प्लीज, इशू फॉर वैल्यू का क्या होता है? टाइम वेट किया जाता है करंट ईयर में। इशू फॉर नो वैल्यू का क्या होता है? करंट ईयर में भी लिया जाता है विदाउट एनी टाइम वेट, और पिछले सालों में भी लिया जाता है विदाउट एनी टाइम वेट। पिछले पीरियड में बेटा एडजस्टमेंट होगा। नेक्स्ट पेज पे एक छोटी सी एग्जांपल और देखो। इशू फॉर नो वैल्यू, कंपनी हैड, ये प्रीवियस ईयर में एडजस्टमेंट करें, 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। कंसंट्रेट करना पड़ना है। 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग कौन सा पीरियड? प्रीवियस पीरियड। देयर वाज अ कैपिटलाइजेशन इशू ऑफ 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। कैपिटलाइजेशन इशू किसे कहते हैं? एक दफा लिखना है, इधर अंडरलाइन करके इसके ऊपर लिखो। कैपिटलाइजेशन इशू मींस बोनस इशू। बोनस इशू मींस बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स का इशू। पिछले साल कितने शेयर्स थे? 10,000। इस साल और कितने शेयर्स किस फॉर्म में इशू हुए? फॉर्म में 10,000 और इशू। इस साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस बताएं। इस साल का ब्रॉड डाउन बताएं। 10,000। कौन सा 10,000? जो पिछले साल से अगले साल आ रहा है। इस साल और कितने शेयर्स इशू हुए? टोटल कितने हो गए? 20,000। द अर्निंग्स इन द प्रीवियस ईयर वर 20,000 एंड डज द अर्निंग पर शेयर इन द प्रीवियस ईयर वर 2 पर। कैसे? पिछले साल ईपीएस कैसे कैलकुलेट हुई होगी? पिछले साल में 20,000 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय 20,000 डिवाइड बाय कौन सा 10,000? तो पिछले साल कैलकुलेट हुई पर शेयर 20,000 डिवाइड बाय 10,000। कंसंट्रेशन, अर्निंग्स इन द करंट ईयर वर 30,000। इस साल की अर्निंग्स कितनी है? मुझे करंट ईयर के एंगल से ईपीएस की वर्किंग करवाएं। करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की रीस्टेटेड ईपीएस की वर्किंग्स करवाएं। ठहरे 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 ठहरे, मैं अपना जरा सवाल जरा और रीड्राफ्ट कर दूं आपके सामने। मैं करंट ईयर में खड़ा हूं, करंट ईयर की ईपीएस के साथ साथ आपने मुझे पिछले साल की ईपीएस रीस्टेट करवानी। मैं पिछले साल में खड़ा हूं या करंट ईयर में खड़ा हूं? तो पिछला साल बीच में कहां से आ गया? करंट ईयर में खड़ा हूं और करंट ईयर में पिछला साल रीस्टेट करके लिखना लगा हूं। एक है कि हम पिछले साल के अंदर खड़े हैं, तो पिछले साल के अंदर जब खड़े थे हम दोबारा डेटा देखें। अर्निंग्स क्या थी? अर्निंग्स अर्निंग 20,000 पिछले साल की, और पिछले साल शेयर्स कितने थे? 10,000। तो ₹2 पर शेयर ईपीएस सी पिछले साल में। अब मैं किस साल में आ गया हूँ? करंट ईयर में। फॉर एग्जांपल करंट ईयर में, और करंट ईयर में करंट ईयर की ईपीएस के साथ साथ पिछले साल की मैं ईपीएस अब रीस्टेट करके लिखने लगा हूँ। करंट ईयर की अर्निंग बताएं प्लीज, करंट ईयर की अर्निंग बताएं, प्रीवियस ईयर की अर्निंग बताएं, करंट ईयर की बेस बताएं। कंसंट्रेट कंसंट्रेट। करंट ईयर के ओपनिंग शेयर्स बताएं, करंट ईयर में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज बताएं, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। करंट ईयर में तो बोनस इशू नहीं हुआ, क्या बोनस इशू भी कंसिडर करें? कितने हो गए शेयर्स? 20,000 हो कैसे गए? 10,000 पहले थे, 10,000 और इशू है तो 20,000 हो गए। पिछले साल में करंट ईयर में खड़े होकर पिछले साल को रीस्टेट कैसे करूं? ओरिजिनली ईपीएस कैसे कैलकुलेट हुई होगी?
10,000, लेकिन अब इस 10,000 में कौन सा वाला भी आ जाएगा? ये मैं किस साल में खड़े होके किस साल को रीसेट कर रहा हूँ? मैं को पिछले साल में नहीं चला गया, करंट ईयर में मौजूद हूँ, लेकिन पिछले साल की ईपीएस रीस्टेट करके लिख रहा हूँ। तो ये जो 10,000 मैंने इधर प्लस किया और उधर प्लस किया, ये क्या है? इशू फॉर नो वैल्यू। फॉर नो वैल्यू बोनस है, इधर भी प्लस किया उधर भी प्लस किया। तो क्या इशू फॉर नो वैल्यू को टाइम वेट करते हैं? लेकिन इसे करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर में भी एडजस्ट करते हैं। अपने हाथ से ही रखेंगे जी साहब, जी वाले साहब, हाँ जी। अच्छा मैं भेजता हूँ फिर सर। अब मेरा दोपहर के बाद भेजता हूँ, दोपहर के बाद भेजूंगा। हाँ जी ठीक है, अल्लाह। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया प्लीज। जी ईपीएस की फिगर्स बताइए। 1.5 और 1 पर शेयर। आंसर भी लिखे। अच्छा इसको हमेशा पर शेयर 7 वर्ड लिखना जरूरी है। 1.5 और 1 लिखना सफिशिएंट नहीं है, ये पर शेयर लिखना जरूरी है। ये एक शेयर की अर्निंग है, नोट करें जरा। एनी कंफ्यूजन? यहाँ मैं एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर कोई है तो, लेकिन नहीं अगर है तो। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? इसका आंसर पढ़े जरा इंडिविजुअली, इंग्लिश में आंसर पढ़े। हाँ जी सुने जी जरा, असल में यही मैं सवाल खतरनाक एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने अभी तक जितनी आपसे बात की है, क्या इसका मतलब ये था कि जितनी ईपीएस पिछले साल की होगी उतनी ईपीएस इस साल नजर आएगी? ये नहीं बेटा, बात ये नहीं थी। पिछले साल प्रॉफिट कितना था? 20,000। इस साल प्रॉफिट कितना है? क्या उतने ही पैसों से जितने पैसे पिछले साल थे हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है? तो परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हुई है। पिछला साल रीस्टेट करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों ईपीएस बराबर हो जाएंगे। पिछला साल रीस्टेट करने का मतलब ये है कि बेस में जितने इजाफी शेयर्स हमने लिए हैं इस साल उतने ही पिछले साल भी ले लें, लेकिन अब भी अगर कोई फर्क है तो ये वाकई परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की वजह से। प्रॉफिट 20,000 था, 30,000 हुआ है, परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर फर्ज करें मैं पिछले साल लिखता सिर्फ 10,000, तो अब मेरा आंसर क्या आना था? 2 रुपए पर शेयर। सोचो सोचो। अब प्रॉफिट में तो इजाफा हुआ है, लेकिन ईपीएस में कमी क्यों हुई है? अब मैंने बेस में वो शेयर्स ले लिए हैं जिनकी वजह से ईपीएस में इजाफा एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और देयरफॉर इन शेयर्स को अब मुझे पिछले साल भी लेना चाहिए ताकि इनका इफेक्ट खत्म हो जाए और सिर्फ परफॉर्मेंस का इफेक्ट रह जाए। क्या मेरी बात का मतलब ये था कि जो ईपीएस का आंसर लास्ट ईयर होगा वही इस साल भी आना चाहिए? वो पहले क्यों इस साल सेम आया पता आपको? 10-10 बराबर क्यों हुआ था? अर्निंग सेम थी, लेकिन क्या यहाँ वाकई अर्निंग्स इंक्रीज हुई हैं? और विदाउट एनी फर्दर कैश इट मींस इस साल वाकई परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसे वर्किंग करूं तो इस ईपीएस से लग रहा है कि परफॉर्मेंस खराब हुई है। तो परफॉर्मेंस खराब होने की, यहाँ आपको परफॉर्मेंस खराब नजर आने की वजह क्या है? कि हमने बेस में वो शेयर्स लिए हैं जिनका इफेक्ट पिछले साल भी जाना था। तो क्या जब मैं 10,000 इधर भी ले लूंगा 10,000 पीछे भी ले लूंगा
उसके बाद सिर्फ परफॉर्मेंस का इफेक्ट ही ईपीएस में नजर आएगा, और शेयर्स की वजह से जो चेंज है वो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ईपीएस हर साल सेम ही रहनी है, किसकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए? परफॉर्मेंस के सही या गलत होने की वजह से ईपीएस में कमी या ज्यादती नजर आनी चाहिए। सिर्फ शेयर्स के इजाफे से और खास तौर पे फॉर नो वैल्यू शेयर्स की वजह से इसमें जो इम्पैक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। एक मैं वर्ड 2-3 दफा बोला कैंसिल आउट, कैंसिल आउट से क्या करना चाह रहा हूँ? जब मैं 10,000 इधर भी कंसिडर कर लूंगा शेयर्स और 10,000 उधर भी कंसिडर कर लूंगा, तो आप बोले इधर किधर और उधर किधर, करंट ईयर की पीएस में भी और प्रायर ईयर की पीएस में भी, तो फिर फर्क सिर्फ किसकी वजह से रह जाएगा? फिर परफॉर्मेंस की वजह से फर्क, और शेयर्स का जो इफेक्ट था इधर जो आया था वो उधर आने से भी कैंसिल आउट। आई होप कि मैं कुछ समझा सकूं। जी आंसर पढ़ना था आपने, पढ़े सर जी, अंग्रेजी में पढ़े जी। ऑनेस्ट आवाज ठीक है भाई जी? राणा साहब मेरे ख्याल आवाज ठीक है यार। उस्मान साहब मेरे ख्याल आवाज ठीक है यार। जी ओके प्लीज। जी सर नेक्स्ट हेडिंग है जी पॉइंट टू रिमेंबर, और ये पॉइंट टू रिमेंबर अब मेरा ख्याल है वही है जो बात बार बार मैं कर रहा हूँ। प्लीज नोट दैट द एडजस्टमेंट इज नॉट टाइम वेट। कौन सी एडजस्टमेंट इज नॉट टाइम वेट? एंड देयरफॉर इशू फॉर नो वैल्यू मेड ड्यूरिंग द ईयर, आइदर एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द पीरियड और एट अदर पॉइंट, ये किसी भी वक्त हो पूरे साल में, और ऑल डेल्ट विद इन द सेम वे। कैसे? ब्रैकेट पढ़े, बाय इंक्रीजिंग द करंट ईयर शेयर्स एंड एडजस्टिंग द प्रायर पीरियड नंबर ऑफ शेयर्स। इससे टाइम वेट होना ही नहीं है। देयरफॉर बोनस शेयर साल के शुरू में हो, मिड में हो, एंड में हो, उनको सिंपली करंट ईयर में कंसिडर करें और साथ ही उसको प्रायर ईयर में एडजस्ट कर दें। फाइनली कंक्लूड शायद ये है, इश्यू पर वैल्यू अगर हो तो उसे करंट ईयर में टाइम वेट करें और पिछले सालों में कुछ नहीं करें, और अपने जरा वर्ड्स में बताने की कोशिश करें। अगर इश्यू फॉर नो वैल्यू है तो कुछ टाइम वेट किस नहीं करना, और करंट ईयर के साथ साथ पिछले सालों में कंसिडर करना। फाइनल बस ये बताने टाइम वेट किसको करना, इश्यू फॉर वैल्यू, और इश्यू फॉर नो वैल्यू जिस भी डेट पे है वो कंसिडर, वो कोई इश्यू नहीं है, उससे टाइम वेट होना ही नहीं है, उससे बस पिछले साल में एडजस्ट होना। आज ये छोटा सा एक और पॉइंट, बाकी फिर एग्जांपल शायद आज नहीं कर सकेंगे। एक शेयर स्प्लिट वर्ड आ रहा था बार बार, शेयर स्प्लिट क्या सिचुएशन है इसको समझने की ब्रैकेट की तरह देखें, या ब्रैकेट की बजाय वैसे सोचा था मेरे साथ। लेट्स अज्यूम आपकी जेब में 1000 रुपए का एक नोट है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हैं, नहीं एक वो वाला है जो मेरे साथ जरा अपने एक्सचेंज करना, लेकिन वंस अगेन बिल्कुल इलॉजिकली एक्सचेंज कभी नहीं करना आपने, रिलैक्स रहिएगा। लेट्स अज्यूम आपकी जेब में एक नोट है मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज, तो देयरफॉर आपके जेब में कितने पैसे हैं? 1000 रुपए। ठीक है ना यार? अगर मैं आपसे कहूं कि अपना ये 1000 का नोट मुझे दे दे, बात पूरी हो रही है, टेंशन ना, और मेरे से इस 1000 के नोट की जगह 100 के 10 नोट लेने, तो आपकी जेब में पहले कितने नोट थे और अब कितने हो जाए? अभी भी, लेकिन आपके पास कितने रुपीस होंगे? लेकिन वो 1000 अब कैसे मैं लिखूंगा? 10 नोट्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीस 100 पर नोट, तो कितने रुपये हो गए? 1000 रुपीज। व्हाट इज द नेट इफेक्ट? सेम, लेकिन पहले आपके पास कितने नोट थे?
एक, अब कितने हो गए? 10। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू के, 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू वाले 1000 शेयर्स इशू किए थे। 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 each. What is the share capital? सर जी, what is the share capital सर? 10,000 ही है। 10,000 कैसे? 1000 shares into 10 rupees per share, 10 rupees each per share। समझ आ रहा है कि नहीं? अब लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट ने ये 10 रुपए रजिस्टर्ड प्राइस जो नॉमिनल प्राइस है, इसको बदल के कर दिया है कि आज के बाद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर 5 रुपए हो। कितने से कितनी हो गई? क्या शेयर कैपिटल में कोई चेंज आएगा? शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। कहां चेंज कर रहा हूं मैं? कहां 10 ईच की जगह अगर 5 ईच हो जाए, नॉमिनल वैल्यू अगर कम हो जाए, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा? और जाने दें यार, 10,000 एज इट इज रहेगा, शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब ये 10,000 अगर 5 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर से मल्टीप्लाई होके होगा? तो 1000 शेयर्स कितने शेयर्स में स्प्लिट हो गए? 2000 शेयर्स में स्प्लिट। ये कब हो सकता है? जब नॉमिनल वैल्यू, ये हमने नहीं करनी होती है, गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड प्राइस रखी होती है। अगर नॉमिनल वैल्यू कम हो जाए, तो फिर आपके नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा या ज्यादती हो जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाएगा। with the issuance of with the receiving of cash or without cash? Is it increase in number of shares? For value है या for no value? For no value। पैसे कोई नहीं आने, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज आ जाना है। क्या ये शेयर्स कम भी हो सकते हैं? अगर एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू सपोज गवर्नमेंट 100 रुपए कर दे, फॉर एग्जांपल 100 रुपया अगर हो जाए एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू, तो 10,000 एज इट इज रहेगा। हिम्मत करें यार, अगर 10 की जगह 100 रुपए शेयर की वैल्यू हो जाए, तो बताएं कितने शेयर्स रह जाएंगे? तो 100 नहीं होंगे यार मेरा ख्याल, नहीं 10 भी नहीं होंगे, सही कह रहा है, कैलकुलेट करेंगे। 10,000 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, फिर 100 शेयर्स रह जाएंगे। तो ये जो 100 शेयर्स हैं, इससे शेयर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो ये कम हो जाएंगे। ये कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी कौन सी बात हो रही है? शेयर स्प्लिट क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो जाए या कमी हो जाए। और शेयर स्प्लिट से होता क्या है? शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन कैश रिसोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो इसे भी क्या कहते हैं? इशू फॉर नो वैल्यू। इसका भी क्या होना चाहिए? करंट ईयर में एज इट इज लेंगे, और प्रायर ईयर में इसको टाइम वेट नहीं करेंगे, प्रायर ईयर में इसको कंसीडर करेंगे, ताकि ईपीएस जेपरडाइज मींस एडवर्सली इफेक्ट ना हो। तो प्लीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर स्प्लिट? हाँ, इंग्लिश में पढ़ लें पहले, 1 मिनट इंग्लिश में पढ़ लें, फिर अगर आपने लिखना होगा तो लिख लीजिए। Example can be 1000 note divided into 10 notes of rupees 100। ये वैसे एग्जांपल समझ आई थी जो मैंने बताई थी। एक नोट के बदले कितने नोट हो गए थे, लेकिन अमाउंट रिमेन्स सेम। Share split is a situation where a share is subdivided into 2 or more shares. For example, denomination of share, अब ये value of share is reduced. For example, government has changed the denomination of share। अब denomination का यहाँ मतलब nominal value of share लिखना पड़ेगा, nominal value of shares। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ आपको बात समझ आई? शेयर स्प्लिट कब होगा? जब नॉमिनल वैल्यू पर शेयर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम होने से क्या होगा? आप फर्स्ट करें, मेरी तरफ जरा देखें। आपके पास एक शेयर था और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए, तो आपके पास 10 रुपया शेयर कैपिटल, एक शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 10 रुपए।
अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने नॉमिनल वैल्यू कर दी है 5 रुपए, अब आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 2 रुपए। 2 शेयर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। 2 शेयर्स हो जाएंगे, शेयर स्प्लिट हो जाएगा, क्या पैसे भी बढ़ेंगे? तो फाइनली इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, या बल्कि थर्ड लाइन शायद, मींस ₹10 शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 2 shares of ₹5 each, etc. In EPS, ये अंडरलाइन कर रहे हैं, the treatment of share split is similar to the treatment of bonus shares, as it is also a for no value issue. क्या नंबर ऑफ शेयर में इजाफा हो रहा है? क्या नंबर ऑफ शेयर्स में इजाफा हो रहा है? लेकिन कैश रिसोर्सेज में कोई इजाफा नहीं हो रहा। करंट ईयर में कंसिडर करेंगे, लेकिन प्रायर ईयर में साथ साथ कंपैरिजन करने के लिए एडजस्टमेंट भी करेंगे। इसकी बेस पे एक एग्जांपल पढ़ लें जरा, इंशाल्लाह सॉल्व कर करेंगे। एग्जांपल 8 लिखिए। A company had 10,000 ordinary shares in issue on 1st January 2011. On 1st April 2012, there was a share split whereby, अंडरलाइन करें इस आगे, every 2 shares become 5 shares का मीनिंग बताएं। हर 2 शेयर्स 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 बन जाएंगे, 2 शेयर्स 5 बन जाएंगे। कैसे होगा इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता हूँ। On 1st June 2012, 12,000 shares were issued at market value, ये भी for no value of ₹5 per share। तो एक शेयर स्प्लिट मींस फॉर नो वैल्यू आ गया बीच में, और एक मार्केट वैल्यू पे भी शेयर इशुएंस है। तो अगर ये मिक्स हो जाए तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। हमें अलग-अलग ट्रीटमेंट पता है। फॉर वैल्यू का ट्रीटमेंट क्या है? करंट ईयर में टाइम वेट करेंगे। फॉर नो वैल्यू करंट ईयर में कंसीडर करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर में भी कंसीडर करेंगे विदाउट एनी टाइम वेट। तो अगर अलग-अलग हमें पता तो इंशाल्लाह इकट्ठा भी हो जाएगा। बेसिक अर्निंग्स दी हुई है 1.5 लाख इन 2011 and 2,61,250 in 2012। EPS की इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। ये बात इंशाल्लाह कल यहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा। अभी 2-3 दिन अब EPS के हवाले से कोई होमवर्क नहीं है, तो इन दोनों को जरा यूटिलाइज करना। वैसे किसी ने वाकई टाइम निकाला? मैं किसके लिए कल निकाला? ये डिसाइडिंग डेज है सर। एक गनू कैश के नाम से क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया हुआ मैंने, किसी को पता? पेज नंबर बताएं जो हजरात आखिरी दिनों में अवेलेबल होते थे, उनको जरा पेज नंबर बता दें। इस वीक में कोशिश करना है आपने। तो पिछले क्वेश्चन तो कर लिए ना आपने, उनके नाम बता दे रहा है पिछले कौन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। बड़े बनी ईयर के नाम से सवाल था, एक सवाल का नाम मैं लेना अच्छा नहीं लगता, एक हड़प्पा था, तो उस तरह का एक सवाल जरा पेज नंबर बताइएगा यार, वो मैंने उस दिन जो बताया था गनू कैश वाला। वॉल्यूम 2 में एक पेज नंबर लिखा नहीं 345। उसी तरह एक और क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है जिसमें मिक्स है मेरे ख्याल IAS 40 और इस तरह के क्वेश्चन खुद से करने शुरू करें, इनमें पॉइंट्स नोट करते जाएं। इनके लिए फिर इंशाल्लाह एक ही दिन किसी दिन टाइम निकालते हैं। पेज नंबर 345 और वॉल्यूम 2 है, उसमें गनू कैश के नाम से क्वेश्चन है। अगर किसी ने ढूंढा है तो जरा पेज नंबर कंफर्म कर लें। 345 है क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 था पेज नंबर 345 पे। तो इसको जरा 2-3 दिन में कोशिश करें कि कहीं ये नजदीक पहुंचे। आज इस तरह करें, पिछली जो डिस्कशन है उनको जरा रिफ्रेश रखने के लिए वो हुए। वैसे क्वेश्चन मैंने किए थे कल, छोटे कुछ बोरिंग कॉस्ट के क्वेश्चन किए थे, उनमें कोई इशू तो वैसे मेरा ख्याल नहीं है। चलिए आज भी बोरिंग कॉस्ट को फिर दें, 2-3 छोटे क्वेश्चन इधर और भी हैं। जस्ट एक मिनट सॉरी। पेज नंबर 117 जी, वॉल्यूम 1 नहीं, पेज नंबर 117 एंड 118। जरा बोरिंग कॉस्ट को जरा फाइनल रखना है, ओके सॉरी एक मिनट। पेज नंबर 114, ये इसमें भी छोटे वही क्वेश्चंस है। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, सस्पेंशन कब होती है। तो पेज नंबर 114 से लेके 119 तक है, 114 से 119, ठीक है। किस पेज से किस पेज? 114 से 119, ये भी वॉल्यूम 1 में ही, वॉल्यूम 1 के पेजेस। अल्लाह हाफिज़।
काइंडली क्लास में जरा टाइम पे आ करें ताकि क्लास हम टाइम पे स्टार्ट किया कर सकें। व्हाट इज द टाइम ऑफ क्लास? अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हिम्मत कीजिएगा प्लीज, यही दिन डिसाइडिंग है।